कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। पाकिस्तानी फौज को 10 पीढ़ियां भी नहीं हरा सकती हैं। पाकिस्तान बनने की कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। और पाकिस्तान जो बना है वो कलमे की बुनियाद पर बना है। ये सारी बातें पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी जनरल आसिम मुनीर ने कही है। अब आप कह रहे होंगे आसिम मुनीर अभी तक तो, या पाकिस्तान के जो फौज है वो तो पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक शाहीन, अब्दाली, गौरी मिसाइलें हैं, F-16 है, और अब वो इस तरह की किसी मौलाना की तरह तकरीर क्यों कर रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। ये बयान पाकिस्तान के जनरल की तरफ से आया है और उनसे किसी तरह की अच्छी बातों की तो उम्मीद की ही नहीं जा सकती है। इसी तरह की जहर बुझे तीर उन्होंने एक बार फिर से छोड़े हैं। मेरे सहयोगी, मेरे साथी अभिजात शेखर आजाद मेरे साथ हैं। अभिजात, तो ये पाकिस्तान के पास तो बम है, मिसाइलें हैं, एक से बढ़कर एक फाइटर जेट हैं, ये इतिहास और धर्म की पढ़ाई क्यों करवा रहे हैं मौलाना की तरह आसिम मुनीर? नहीं, देखिए, वो एक चूरन बेच रहे हैं जो पाकिस्तान हमेशा से करता आया है। पाकिस्तान के तमाम जनरलों ने यही किया है, क्योंकि वो भारत के खिलाफ कोई लड़ाई तो जीत नहीं सकते, तो फिर आप अपनी जो स्थिति है, आप क्यों हैं, आपने अस्तित्व को कैसे साबित करें? ये मौका कौन सा था, किस मौके पर उन्होंने ये बातें कही, और जो बातें मैं नहीं बता पाया वो भी बताइए, और क्या क्या कुछ उन्होंने कहा? प्रवासी पाकिस्तानी सम्मेलन था जिसमें कि जो विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी समुदाय के लोग हैं उनको उन्होंने आमंत्रित किया था देश में, करीब पाकिस्तान में। यस, अच्छा। इस्लामाबाद में करीब 700 से ज्यादा जो प्रवासी पाकिस्तानी हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे थे। यहाँ पे इन लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो इनको संबोधन के लिए बेसिकली इन्होंने 3-4 पॉइंट जो मेन ये कहा है। पहली बात इन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को ये बताएं कि आप कौन है, पाकिस्तान क्या है। अच्छा। अब देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान के बाहर रहते हैं उनकी राय पाकिस्तान को लेकर कोई अच्छी तो है नहीं। तो उनको एक तरह से राष्ट्रवाद का चूरन दिया जा रहा है कि आप पाकिस्तान को बताएं कि, मतलब अपने बच्चों को बताएं कि पाकिस्तान क्या है, कैसे बना है। तो इसको इन्होंने धर्म के इस्लामिक टच जिसको कहा जाता है उसको उन्होंने देने की कोशिश की है कि इस्लाम के नाम पे आप बताइए कि एक दुनिया का इकलौता या दूसरा दो देश है मात्र जहाँ पे कि एक कलमे के आधार पर इसको बनाया गया है। अच्छा। बिल्कुल, एक तो उन्होंने ये दी है, बात कही है। दूसरा जिनका पॉइंट ये है कि आप भारत के खिलाफ आप नफरत को बढ़ा करके, आप पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा से यही चलती आई है कि भारत के खिलाफ नफरत बांटिए और अपना आपकी यथार्थता क्या, आप क्यों हैं, इसको साबित करिए। तो आसिम मुनीर ने अपने आप को इसी तर्ज पे, जिस तरह से मुशर्रफ क्या करते थे या फिर याह्या खान क्या करते थे, उसी तर्ज पे इन्होंने अपने आप को एक उस ढांचे में फिट करने की कोशिश की है ताकि हम इसको एक बुनियाद बना करके भारत के खिलाफ क्योंकि चर्चा ये है ना कि इनका कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। कई चर्चा में ये तक कहा जा सकता है, हो सकता है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से फौजी शासन लगे जिसमें कि आसिम मुनीर के हाथ में देश की सत्ता है। अच्छा। तो तमाम चर्चा इस बात को लेकर के, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो हिंदुओं को लेकर के कहा है कि टू नेशन थ्योरी को बेसिकली उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए कहा है कि जो टू नेशन थ्योरी के बिना पे पाकिस्तान बनाया गया था, क्योंकि भारत में जो है मुसलमान जो है हिंदुओं के मुकाबले कई अलग हैं। इनके अलग से बेसिकली इनके अलग कहने का निहितार्थ यही था, मतलब यही था कि जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो हिंदुओं की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, समृद्ध हैं, ये हैं वो हैं, तमाम चीज़ों उन्होंने संस्कृति की तुलना में उन्होंने आगे करने की कोशिश की। पाकिस्तान के हिंदुओं की बात नहीं की उन्होंने? नहीं, पाकिस्तान के हिंदू अब बचे कितने हैं, क्या बात करेंगे वो, तो इसलिए पाकिस्तान के हिंदुओं के बारे में तो उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। तो इस्लामिक टच को देख करके इन्होंने जो नफरत की, देखिए असल में आसिम मुनीर ने जो बात कही ना, इसको आप थोड़ा सा पीछे अगर आप बैकड्रॉप में जाकर समझने की कोशिश करिएगा कि पाकिस्तान क्या है। तो पाकिस्तान क्या है, जब आप इस चीज को सोचेंगे, किसी भी देश की बुनियाद का जो निर्माण होता है, जो बच्चे होते हैं उनको आप किस तरह से शिक्षा देते हैं, उसके आधार पर आगे बढ़ता है कि उनकी सोच किस तरह की होगी, वो आगे जाकर के देश को किस दिशा में ले जाएंगे, राष्ट्र निर्माण के लिए वो क्या करेंगे। अब पाकिस्तान की किताबों में भारत को लेकर के, खास करके हिंदुओं को लेकर के जिस तरह के नफरती शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसी का नतीजा है आसिम मुनीर जैसे लोग, या फिर और जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन बनते हैं या फिर जिहाद जो बढ़ता है, ये सब तमाम चीजें जो हैं वो इसी का नतीजा होता है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जैसे पाकिस्तान की किताबों में 4th, 5वीं, 6th के स्टैंडर्ड किताबें, जबकि बच्चे बिल्कुल सीख रहे होते हैं, उनके पास कोई अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, कोई धर्म या इनकी समझ नहीं होती, उस वक्त उनको सिखाया जाता है कि भारत ने हमेशा से मुसलमानों पर अत्याचार किया है। पाकिस्तान जो 1947 में बना, ये इसलिए जरूर था क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं, जो आसिम मुनीर ने कहा है। इसके अलावा क्या है कि हिंदू जो है वो पाकिस्तान के अस्तित्व को मानते नहीं है।
ये जो लाइन है कि हिंदू है पाकिस्तान के अस्तित्व को मानते नहीं है, इसको इन्होंने 1947 से लगातार कहते आए हैं, जबकि पाकिस्तान बड़े 75 साल हो गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के दौरा कर चुके हैं, पाकिस्तान के कई अध्यक्ष भारत आ चुके हैं, फिर भी ये कहते हैं कि जो हिंदू जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर जो समझा वो ये कि पाकिस्तान के प्रवासियों का एक सम्मेलन था। बिल्कुल। अब पाकिस्तान के चाहे प्रधानमंत्री हों या फिर राष्ट्रपति हों या पाकिस्तान के जनरल और बड़े बड़े सेना के अधिकारी चाइना जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं और भी मिडिल ईस्ट की कंट्री में जाते हैं, कटोरा लेकर जाते हैं। तो अगर मैं इनको साफ और आसान शब्दों में कहूं कि वो जो पाकिस्तान के प्रवासी जो धनाढ्य हैं, संपन्न हैं, उनको आपने आमंत्रित किया और कटोरा लेकर आपने एक नए तरीके से उनके सामने भीख मांगी। देखिए रेमिटेंस तो आता ही है, जो फॉरेन जो रहते हैं, जो आपके देश के लोग, जितना ज्यादा बेचारगी दिखाएंगे आप उतने ज्यादा फिर उसमें आपके कटोरे में पैसा आएगा। बात यह है ना कि पाकिस्तान के लोग जो बाहर में काम कर रहे हैं, उनके पास खुद कितना वो कमा रहे हैं, आपको भेजेंगे। आप इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, उनके पास वो बड़ी बड़ी कंपनियों में ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, उनके पास पैसे, वो कमाते ज्यादा है, इसलिए भारत में ज्यादा भेजते हैं। पाकिस्तान के लोग जो वहां पे कमाते हैं, उनका जो इनकम स्रोत है वो तो भारत के मुकाबले, भारतीय प्रवासियों के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा ये है, दूसरी बात देखिए, एक सोच होती है, जब हम लोग कई बार कहते हैं ना कि बड़े जगहों पे आप जब बड़े लोगों के बीच में जाती है तो आपकी सोच बढ़ती है। ओके, इसके अलावा है कि अगर मान लीजिए आप 10 अमीरों के बीच में आप इकलौते बैठे हुए हैं, जब हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप एक डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो पाकिस्तान की जनता जो है, चाहे वो प्रवासी पाकिस्तानी हो या फिर देश के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी हो, वो एक तरह से डिप्रेशन के शिकार है, क्योंकि उनके लिए कोई अच्छी खबर तो है नहीं। अब सऊदी में रहने वाले हैं या फिर अमेरिका में रह रहे हो या ब्रिटेन में रह रहे हो, इनके पास तो पाकिस्तान को लेकर के एक ही छवि आती है ना, पाकिस्तान हर देश में जाकर के भीख मांगता है। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ ना आपसे, आसिम मुनीर जब ये स्पीच दे रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, तो उनका मकसद क्या था? क्या उनका मकसद भारत को धमकी देना था या भारत को बताना था कि हम कितने मजबूत हैं, ताकतवर हैं, और ये पाकिस्तान की जो बाहर रहने वाली बिरादरी है वो पूरी तरह से हमारे साथ है, या वो अपने नंबर बढ़ाना चाह रहे थे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ? मतलब मकसद उनका क्या था ये सब बोलने के लिए पीछे? और भारत को क्या कोई रिएक्ट करना चाहिए इस पर? नहीं, भारत तो रिएक्ट, देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारत को रिएक्ट करना चाहिए, भारत रिएक्ट कर भी नहीं रहा है। और भारत इस मुद्दे पे भी कोई खास रिएक्शन देगा नहीं। भारत ने पाकिस्तान को समझ लिया कि ऐसे ही भौंकता रहता है, उसको भौंकने दो, कुछ नहीं करना नहीं है। तो भारत का, आसिम मुनीर ने कहा, इसका एक नतीजा ये निकलने वाला है कि अगर मान लीजिए शहबाज शरीफ की सरकार किसी भी बैक चैनल के जरिए भारत के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, अच्छा, ये और लंबा खिंच जाएगा। और भारत तो पहले ही, जयशंकर जो है उनका बार बार बयान सुनिए, वो यही कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे जब तक वो टेररिज्म को खत्म नहीं करते हैं, उन पर बात नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत के साथ शांति वार्ता जो और ज्यादा टलेगी, उसकी और फिलहाल में आपको उम्मीद नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ अगर प्रधानमंत्री बैठा हुआ वहां पे एक सेना अध्यक्ष इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान की जो सरकार है, प्रधानमंत्री जो है, उनकी कितनी ऑथेंटिसिटी है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। राइट, कि बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बात कही, लेकिन एक बात ये हजम नहीं हुई आसिम मुनीर का ये कहना कि 10 पीढ़ियां भी हमें हरा नहीं सकती। ये इन्होंने मतलब ये बलूचिस्तान के यस, वो तो उनको बलूचिस्तान को तो पूरी तरह से, बलूचिस्तान की तरफ से तो बलूचिस्तान में क्या हश्र किया गया पाकिस्तान की सेना को, दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, उनकी पूरी भरी हुई ट्रेन को अगवा कर ले रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। देखिए, जो इन्होंने 1971 से पहले याह्या खान 1970 के दशक में कहा था कि बांग्लादेश को लेकर, पूर्वी पाकिस्तान को लेकर के, कि उनकी समस्याओं को इन्होंने समझने से मना कर दिया था। कहा था कि अरे ये क्या कर लेंगे, बंगाली हैं, रेसिस्ट टिप्पणियां वो करते थे, ये क्या कर लेंगे। इसका नतीजा ये हुआ, 1971 में लड़ाई हुई, बांग्लादेश विभाजन हो गया, बांग्लादेश सबसे अलग हो गया। दूसरी बात, यही सेम फार्मे पे अभी आसिम मुनीर चल रहे हैं, नहीं तो जो उनको कह रहे हैं कि 1500 वो इससे जो है सीख ले रहे हैं, उनको सबक लेना चाहिए। नहीं, सबक तो लेंगे नहीं, या ना सीख लेंगे। ये कह रहे हैं कि 15, मतलब इन्होंने सोचे पूरे बलूचिस्तान का जो संघर्ष है, इसको आसिम मुनीर ने 1500 फाइटर्स तक सीमित कर दिया है। किसी 1500 फाइटर्स हैं जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ या पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, और ये 1500 सेना जो फाइटर्स हैं, तथाकथित जो आतंकवादी हैं, वो इनको कुछ नहीं कर सकते, वो बलूचिस्तान को अलग नहीं कर सकते। बेसिकली मैसेज ये देना था। कितना कार्यकाल बचा है इनका? लेकिन प्रॉब्लम यही है कि क्या स्थिति इतनी छोटी सी या नहीं, आपने बलूचिस्तान को इतनी छोटे से में समेटने की कोशिश करी है, और अगर यही मानसिकता रहा तो हो सकता है कल होकर के आपका बलूचिस्तान आपसे अलग हो जाएगा। इसी बिना पे बांग्लादेश अलग हुआ था, इसी बिना पे हो सकता है बलूचिस्तान अलग हो जाए, क्योंकि बलूचिस्तान की पूरी आबादी जो है, पहले हो सकता है कि अब देखिए, सरकार अगर वहां पे नेता बात करते हैं ना,
हाँ। अगर वहां पे एक लीडर आता है, वो बात करता है, तो हो सकता है कि बातचीत की संभावना रहती है। डिप्लोमेसी के जरिए नेता बातचीत करते हैं तो वो जनता को अपनी तरफ लाने की फिर भी चांसेस रहता है। लेकिन अगर कोई सैन्य अधिकारी इस तरह की बातें करता है ना, फिर जो वापसी के रास्ते होते हैं वो लगभग खत्म हो भाई, जाते आप हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और जैसा हम लगातार देख भी रहे हैं कि आसिम मुनीर के इस बयान की न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी काफी आलोचना हो रही है। मैं आखिर में आपसे यही जानना चाहूंगा भाई। देखिए, आसिम मुनीर किसी से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ। क्योंकि अब पाकिस्तान की आलोचना हो या आसिम मुनीर की आलोचना हो, आसिम मुनीर को अगला टर्म चाहिए 5 साल का। शहबाज शरीफ है वहाँ पे, शहबाज शरीफ को देना पड़ेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो आसिम मुनीर पे ही निर्भर है अपनी सरकार को चलाने के लिए। तो अगला हो सकता है कि जो अगला जो टर्म मिले, एक और टर्म आसिम मुनीर को मिल जाए। और ये जो भारत के खिलाफ बयान देकर के, नफरती बयान देकर के, या हिंदुओं के खिलाफ नफरती बयान देकर के, या फिर अब नया बलूचिस्तान की सुरक्षा के नाम पर ये अपना टर्म बनाएंगे, अपना अब जो अक्सर पाकिस्तान के जनरल वगैरह करते हैं, रिटायर्ड होते हैं, लाखों करोड़ों कमा करके निकलते हैं, बाहर में जाकर ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जाकर के बढ़िया सा मकान खरीदते हैं, वहाँ पर रहते हैं। आसिम मुनीर का भी प्लान यही है। याद हो, अब एक जनरल नियाजी करके, वो पाकिस्तान के ये आर्मी चीफ थे, पता चला कि जब वो ओसामा बिन लादेन से मरा, उसके बाद वो सेना से हटे और ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने एक आइलैंड खरीद लिया। भाई, कहाँ से आए आपके पास, कहाँ से इतने पैसे आ गए? आई मीन, एक सरकारी अधिकारी जाकर के किसी देश में जाकर आइलैंड खरीद ले, इतना पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है? तो आसिम मुनीर भी जाहिर सी बात है इसी रास्ते पे होंगे। ठीक है, तो आसिम मुनीर अपनी ये कहें कि जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और सहानुभूति इस लिहाज से बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास, जैसा अभिजात ने पहले ही कहा, कि बस भारत को एक चूरन ही है यही, बाकी भारत को जितना कुछ आप कह सकते हो, ताकि आपके जो हम कहते हैं कि नंबर बढ़े, उसी भारत के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, भारत के लिए बिल्कुल सही पोजीशन है। आप इसी तरह का विचार रखिए, आप इसी तरह रेडिकलाइज रहिए, अपने देश की जनता को इसी तरह से रेडिकलाइज करते रहिए, इसी तरह का चूरन बेचते रहिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं हमें। भारत को कोई फर्क बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आप इस तरह की विचारधारा से अपने देश को और अशांत करेंगे आप, अच्छा है। ठीक है, दर्शकों पर हम छोड़ देते हैं कि आसिम मुनीर के इन बयानों के बाद, आसिम मुनीर के इन विचारों के बाद, क्या भारत को किसी तरह से कोई रिएक्शन करना चाहिए, कोई बयान देना चाहिए, कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में अभिजात और रविंद्र सिंह को आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।